अध्यक्ष महोदय, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2023-24 का बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूं। सर्वप्रथम मैं हिमाचल प्रदेश की जनता को हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को निर्णायक बहुमत से जीत दिलाने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में यह मेरा पहला बजट है। मुझे इस पद पर पहुंचने के लिए मैं हिमाचल प्रदेश की जनता तथा कांग्रेस पार्टी के साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं नदौन विधानसभा की जनता का भी धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस सरकार ने 11 दिसंबर 2022 को सत्ता की बागडोर संभाली तो विरासत में नाजुक वित्तीय स्थिति मिली। इस स्थिति से उबरने और वित्तीय स्थिति को पटरी पर लाने के लिए मेरी सभी माननीय सदस्यों से सहयोग की प्रार्थना रहेगी। इसके लिए प्रदेश के माननीय संसद सदस्यों से भी सहायता का निवेदन करता हूं। मेरा प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी वर्ग से भी अनुरोध है कि वे प्रदेश के आर्थिक विकास में पूरा सहयोग दें। हमारी सरकार का विश्वास है यह बजट केवल औपचारिक दस्तावेज न होकर प्रदेश के विकास को नई सोच के साथ नई दिशा देने वाला एक नीतिगत दस्तावेज सिद्ध होगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार को अप्रत्याशित कर्ज का बोझ और कर्मचारियों और पेंशनर्स के एरियर एवं महंगाई भत्ते की 10,000 करोड़ रुपए की देनदारी विरासत में मिली है। पिछली सरकार की नीतियों के कारण आज प्रत्येक हिमाचल वासी पर 92,833 रुपए का कर्ज हो गया है। जून 2022 के बाद जीएसटी मुआवजा बंद होने से राज्य के बजट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जो आगामी कुछ वर्षों तक रहेगा। केंद्र सरकार से मिलने वाला राजस्व घाटा अनुदान 2022-23 में 9,377 करोड़ से घटता 2025-26 में मात्र 3,257 करोड़ रुपया रह जाएगा। इन सभी चुनौतियों के बावजूद प्रदेश के विकास की गति में कमी नहीं आने दी जाएगी। मैं हिमाचल के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करेगी। वर्तमान कांग्रेस सरकार की विकास नीतियों को लागू करने के लिए कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र का पॉलिसी डॉक्यूमेंट के रूप में अनुसरण किया जाएगा। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र 2022 में निहित गारंटियों को पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है, जिनको लागू करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। हम जनता की अपेक्षाओं पर सही उतरेंगे और उनसे किए गए वादों को पूरा करेंगे। हिमाचल प्रदेश के चुनाव नतीजे प्रदेश और देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक नई शुरुआत का संकेत है। हिमाचल की जनता ने कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष, सहभागी और लोकतांत्रिक नीतियों के पक्ष में अपना मत दिया है। हम प्रदेश के तीव्र विकास तथा उसका लाभ सभी क्षेत्रों तथा सभी वर्गों को एक समान पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल प्रदेश वर्ष 1948 में अस्तित्व में आया था और वर्ष 1971 में हमें पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता।
हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के समय से हिमाचल विकास के पथ पर अग्रसर है। वर्तमान परिस्थितियों तथा भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एक नई व्यवस्था स्थापित की जाएगी। हमारी सरकार सत्ता सुख के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम कर रही है। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद सचिवालय जाने की परंपरा को तोड़ते हुए मैंने टूटी गंडी स्थित बालिका आश्रम में जाकर वहां रह रहे बच्चों के साथ विशेष भेंट की। उनसे बातचीत के दौरान मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला तथा उनकी समस्याओं को जान पाया। मैंने उनके उत्थान के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना का शुभारंभ किया। हमारी सरकार ने सत्ता ग्रहण करते ही पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है। इसका लाभ 1,36,000 एनपीएस कर्मचारियों को मिलेगा। 8,000 करोड़ रुपए की एनपीएस राशि जो भारत सरकार के पास पड़ी है उसे प्रदेश को लौटाने हेतु मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है। इस राशि को केंद्र सरकार से जारी करवाने के लिए मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से मेरा अनुग्रह रहेगा। हमें आज के समय की वास्तविकताओं को समझते हुए आने वाली परिस्थितियों के लिए विकास की अवधारणा को बदलना होगा। यह सच है कि हिमाचल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और अन्य अनेक क्षेत्रों में राष्ट्रीय मानकों के आधार पर श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और अन्य राज्यों की तुलना में संतुलित और समग्र विकास का आदर्श बना है। आज हमारे सामने मुख्य चुनौती विभिन्न क्षेत्रों में सिर्फ ढांचागत विस्तार की नहीं अपितु क्वालिटी सर्विस प्रदान करने की भी है। बिना अध्यापकों के स्कूल, बिना डॉक्टर के हॉस्पिटल, बिना कर्मचारियों के कार्यालय यह हिमाचल के विकास का आदर्श नहीं हो सकते। बिजली, पानी और सड़क सहित अन्य सुविधाओं को लोगों तक समय पर बिना किसी बाधा के पहुंचाने के लिए केवल नए दफ्तर खोलने की बजाय लोक सेवा के लक्ष्य निर्धारित करके उन्हें निश्चित समय सीमा में पूरे करने की आवश्यकता है। हमें समझना होगा हमें कि जनसेवा के लिए गुड गवर्नमेंट के साथ गुड गवर्नेंस की जरूरत है। वर्तमान समय तकनीक और सूचना क्रांति का समय है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसे टूल काम करने की गति को कई गुना बढ़ा देते हैं और खर्चे को कई गुना कम कर देते हैं। आज हर क्षेत्र में समय के अनुसार बदलाव लाना होगा। अनावश्यक खर्चों को कम करके विकास कार्य की ओर ध्यान देना होगा। सीमित साधनों में भी प्राथमिकता तय करके हमें आगे बढ़ना होगा। व्यवस्था परिवर्तन के बिना प्रदेश के समृद्ध भविष्य की कल्पना संभव नहीं होगी। आज पूरी दुनिया ग्रीन टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रही है। पूरी दुनिया में ऊर्जा उपयोग के नए विकल्पों पर तेजी से काम चल रहा है। बहुत सी इनोवेशन हर क्षेत्र में नई सोच उत्पन्न कर रही है और कामकाज के परंपरागत तौर तरीकों को बदल रही है। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह बजट अभिभाषण इन्हीं बिंदुओं पर आधारित है और हिमाचल प्रदेश के विकास को तीव्र गति देने और बहुमुखी तथा समग्र बनाने की दिशा में एक नई व्यवस्था की करेगा। अध्यक्ष महोदय, में दर्शाए गए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर अनुमानित वृद्धि दर वर्ष 2022 में 6.8% तथा वर्ष 2023 के लिए 6.1% आंकी गई है, जो कि पूर्व में अनुमानित वृद्धि दर से कम है। राष्ट्रीय स्तर पर इस आर्थिक सुस्त गति का हिमाचल में की अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें तथा बेरोजगारों की समस्या
राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ प्रदेश में भी अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, 2022-23 के दौरान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान है। 2022-23 के दौरान हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय 10.4% की वृद्धि के साथ 2,22,227 रुपये रहने का अनुमान है। 2022-23 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 1,95,404 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। 2023-24 के लिए राज्य विकास बजट के लिए 9,524 करोड़ रुपए व्यय किए जाने का प्रस्ताव है। अनुमानित अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के लिए 2,300 करोड़ रुपया, जनजातीय विकास कार्यक्रम के लिए 857 करोड़ रुपया तथा पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 104 करोड़ रुपए के व्यय किए जाने प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय योजनाओं के लिए 397 करोड़ रुपए के व्यय प्रस्तावित किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में विकसित करने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी। इसके लिए जल विद्युत के अतिरिक्त सौर ऊर्जा के दोहन के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। 2023-24 में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा की परियोजनाएं आरंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में 2 पंचायतों को पायलट आधार पर ग्रीन पंचायतों के रूप में विकसित किया जाएगा। इन पंचायतों में 500 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट क्षमता की ओर सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। पांगी में, जहां हमेशा बिजली की समस्या रहती है, पांगी में विद्युत आपूर्ति को सुदृढ़ करने के लिए सौर ऊर्जा आधारित बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजना स्थापित की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं घोषणा करता हूं कि प्रदेश के युवाओं को उनकी अपनी भूमि अथवा लीज पर ली गई भूमि पर 200 किलोवाट से 2 मेगावाट की सौर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 40% सब्सिडी अनुदान सहित पर अनुमति दी जाएगी। इन परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली की खरीद राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा की जाएगी। यानी कि 1 मेगावाट पैदा करने में माननीय अध्यक्ष महोदय तकरीबन 4 करोड़ रुपया खर्च आता है, 4.5 करोड़ रुपया खर्च आता है या 5 करोड़ आता है। हमारी सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का प्रावधान किया है, ताकि वो प्रोजेक्ट 4 साल में जो लोन उठाता है उससे वापिस हो जाए। अब कई हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, 250 किलोवाट 4 बीघे में लगता है और 250 किलोवाट से जो व्यक्ति अपनी जगह या लीज पर लेकर जगह में बनाएगा उस पर उनको तकरीबन 1 करोड़ सवा करोड़ रुपया खर्च आएगा। 1 करोड़ रुपए का 40 लाख रुपया हमारी सरकार 250 किलोवाट का सौर परियोजना लगाने के लिए हमारी सरकार देगी। और उससे आय कितनी होगी? 250 किलोवाट से 1 साल में 4 बीघे में जो 250 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगता है, यानी कि 8 कनाल में 15 लाख रुपया साल की आय होगी। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार हिमाचल के युवाओं को रोजगार दे रही है। राज्य को ग्रीन स्टेट बनाने की दिशा में हमारी सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश को मॉडल स्टेट फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के रूप में विकसित किया जाएगा। इस कड़ी में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से निजी एवं सरकारी क्षेत्र के सहयोग से चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिकल वाहनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रथम चरण में निम्नलिखित राष्ट्रीय एवं राज्य उच्च मार्गों को इलेक्ट्रिकल वाहनों के माध्यम से ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। ये कॉरिडोर निम्नलिखित है: परमाणु, नालागढ़, उन्ना, हमीरपुर, देरा, अंब, मुबारकपुर, संसारपुर, टेरेस, नूरपुर, पोंटा, नाहन, सोलन, शिमला ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित किए जाएंगे। परमाणु, सोलन, शिमला, रामपुर,
पीओ, पू, ताबो, काजा, लोसर, शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, नूरपुर, बनीखेत, चंबा, मंडी, जोगिंदरनगर, पालमपुर, धर्मशाला, कांगड़ा, पठानकोट, कीरतपुर, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, मनाली, किलोंग, जिंगजिंग बार, लाहौल स्पीति का लास्ट गांव है। हमारी सरकार आने वाले वर्षों में सार्वजनिक परिवहन को इलेक्ट्रिक परिवहन के रूप में विकसित करेगी। इससे फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता लगभग समाप्त हो जाएगी। मैं ई वाहन क्षेत्र में हिमाचल के युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए ई वाहन क्षेत्र में हिमाचल के जो युवा साथी है, जो रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, उनको प्रोत्साहन देने के निम्न घोषणाएं करता हूं। प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को ई बस खरीद के लिए 50% की दर से अधिकतम 50 लाख रुपए तक का उपदान दिया जाएगा, यानी कि 50 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। प्राइवेट ट्रक ऑपरेटर्स को ई ट्रक खरीद के लिए 50% की दर से अधिकतम 50 लाख रुपए तक का उपदान दिया जाएगा, यानी कि ट्रक ऑपरेटर जो ट्रक 80 या 1 करोड़ का है, उन्हें 50 लाख रुपया सरकार सब्सिडी देगी। प्राइवेट ऑपरेटर्स को चार्जिंग स्टेशन के लिए 50% की दर से उपदान दिया जाएगा। इसके लिए राज्य विद्युत बोर्ड के सहयोग से एक विस्तृत परियोजना बनाई जाएगी। जो भी युवा साथी चार्जिंग स्टेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उनको भी 50% का उपदान दिया जाएगा। और ये उपदान यही नहीं रुकेगा, ये कम से कम 50% और 50 लाख का उपदान है। उनकी वायबिलिटी बनाने के लिए चाहे बसीज है, इस उपदान को आने वाले समय में हम बढ़ा भी सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश को ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार का प्रयास वायु, ध्वनि और अन्य सभी प्रकार के प्रदूषणों को कम करने पर रहेगा। इसके लिए आने वाले वर्षों में पथ परिवहन निगम की अधिकतर डीजल बसों को ई बसों में बदला जाएगा। वर्तमान में हिमाचल पथ परिवहन निगम राज्य में 75 ई बसें और 50 ई टैक्सियों का संचालन कर रहा है। मैं हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की 1500 डीजल बसों को ई बसों से चरणबद्ध ढंग से बदलने की घोषणा करता हूं। इस पर 1000 करोड़ रुपया व्यय करना प्रस्तावित है। पहले चरण में नदौन में एक नया ई बस डिपो स्थापित किया जाएगा और शिमला स्थानीय डिपो को चरणबद्ध तरीके से ई बस डिपो में बदला जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन आने वाले भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है, जो पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस से पर्यावरण को बिना किसी नुकसान तथा बिना प्रदूषण के बनती है। हिमाचल प्रदेश को अग्रणी ग्रीन हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हमारी सरकार प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देगी। इसलिए इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति बनाई जाएगी। ग्रीन एनर्जी के रूप में हाइड्रो पावर के धोन में भी तेजी लाई जाएगी। 2023-24 में 1000 मेगावाट क्षमता की पन बिजली परियोजनाओं को पूरा कर लिया जाएगा। पार्वती 2, टीडोंग 1, शेल्टिस मसरंग तथा लंबा डग को पूरा किया जाएगा। राष्ट्रीय महत्व की रेणुका जी बांध परियोजना, चांजू 3, दियोथल चांजू, सुन्नी डैम व डुगर परियोजनाओं का निर्माण कार्य इसी वर्ष आरंभ कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त साई कोटी 1, देवी कोटी, साई कोटी 2 तथा हेल परियोजनाओं का निर्माण कार्य आरंभ किया जाएगा। जल विद्युत धोन में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार शीघ्र खुली और आकर्षक नीति लाएगी। विश्व बैंक की सहायता से 2000 करोड़ रुपए की लागत का हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम आरंभ किया जाएगा। इसके अंतर्गत 200 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण
और 13 शहरों के लिए 11 सब स्टेशन व 2 बड़ी विद्युत वितरण लाइनों का निर्माण करने का प्रावधान है। इसके लिए विश्व बैंक के साथ अंतिम दौर की चर्चा पूरी करके शीघ्र ही MOU हस्ताक्षरित कर लिया जाएगा। HPTCL द्वारा 464 करोड़ की लागत से EHB सब स्टेशन कालाअम, वर्षाणी, कांगू, पलचान, धर्मपुर तथा हिलिंग 5 ट्रांसमिशन लाइनें व एक संयुक्त नियंत्रण केंद्र के निर्माण का कार्य पूर्ण किया जाएगा। ऊर्जा के क्रय विक्रय के दक्ष प्रबंधन हेतु एक सेंट्रलाइज्ड सेल स्थापित किया जाएगा ताकि बिजली विक्रय से अधिक राजस्व प्राप्त हो सके। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता हिमाचल प्रदेश को पर्यटन राज्य के रूप में विकसित करना है, जिसमें अपार रोजगार तथा लोगों की आय बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। मंडी हवाई अड्डे का निर्माण एवं कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार आवश्यक भू अधिग्रहण के अभाव में बहुत समय से लंबित है। 15वें वित्त आयोग द्वारा मंडी हवाई अड्डे के लिए 1000 करोड़ रुपया तथा कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए 400 करोड़ रुपए की अनुशंसा की गई थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के नेताओं तथा सभी माननीय सांसदों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि वे भारत सरकार के इस राशि को शीघ्र जारी करवाने के लिए सहयोग करें। अभी तक ये राशि जारी नहीं हुई है। 15 फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी है और जब 15 फाइनेंस कमीशन से इस बारे में बात किया तो उन्होंने जारी करने में आनाकानी दिखाई है। कहा कि फाइनेंस सेक्रेटरी से, फाइनेंस मिनिस्टर से आप मिलिए। तो मैं चाहूंगा कि आपका भी उसमें सहयोग मिले और सांसद सदस्यों का भी उसमें सहयोग मिले। दोनों हवाई अड्डों के लिए शुरू की गई सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट को जल्दी पूरा करके इसके लिए भू अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। इनके सपनों को पूरा करने के लिए भी हम काम कर रहे हैं। ड्रीम प्रोजेक्ट थे, पहले भाषण का था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए मास्टर प्लान के अनुरूप कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार कार्य में गति लाई जाएगी। कांगड़ा हवाई अड्डे के रनवे की लंबाई को वर्तमान 1372 मीटर से बढ़ाकर 3010 मीटर करने के लिए आवश्यक भू अधिग्रहण की प्रक्रिया को अगले वित्तीय वर्ष के मध्य तक पूरा कर लिया जाएगा। भू अधिग्रहण के तुरंत बाद इसके विस्तार का कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। इसके लिए 2023-24 में मैं 2000 करोड़ रुपया व्यय करने का प्रस्ताव करता हूं। रामपुर, बद्दी, कंगनीधार, सासेस, मनाली में हेलीपोर्ट्स विकसित किए जा रहे हैं। हेली टैक्सी का संचालन संजौली और बद्दी हेलीपोर्ट से शीघ्र शुरू किया जाएगा। हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर एवं उन्ना में नए हेलीपोर्ट का निर्माण और विकास किया जाएगा ताकि सभी जिले वर्ष भर हवाई परिवहन से जुड़े रहे। हेलीपोर्ट के निर्माण और विकास पर 2023-24 में 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सभी जिले 1 साल के भीतर हेलीपोर्ट से जोड़ दिए जाएंगे। ये हमारी सरकार का दृढ़ संकल्प है। वर्तमान में लोकप्रिय पर्यटक स्थलों को डीकंजेस्ट करने के उद्देश्य से मैं कांगड़ा जिला को हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म कैपिटल के रूप में विकसित किया जाएगा और इसे मैं टूरिज्म कैपिटल के रूप में घोषणा करता हूं। इसके लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी। कांगड़ा को एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने तथा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए निम्न बिंदुओं पर कार्य किया जाएगा। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के गोल्फ कोर्स का निर्माण किया जाएगा। जिले में 24x7 पर्यटक ग्राम की स्थापना की जाएगी, जिसमें स्थानीय कला, संस्कृति, हस्तकला, संगीत इत्यादि को प्रसारित करते हुए स्थानीय युवाओं को रोजगार अवसर प्रदान किए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओल्ड एज होम विकसित किए जाएंगे।
आइस स्केटिंग एवं रोलर स्केटिंग रिंक का निर्माण किया जाएगा। पोंग डैम में वाटर स्पोर्ट्स, शिकारा, क्रूज या याट इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी। और इसमें हम आगे बढ़ चुके हैं। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एरिया में हमने कुछ उसमें परिवर्तन करके यहाँ शिकारा, याट और जो क्रूज की व्यवस्था है उसमें हम आगे बढ़े हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक भूमि का प्रावधान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं कांगड़ा जिले के बनखंडी में 300 करोड़ की लागत से एक बड़ा चिड़ियाघर स्थापित करने की घोषणा करता हूं। प्रथम चरण में इस चिड़ियाघर के निर्माण के लिए 2023-24 में मैं 60 करोड़ रुपए के बजट के प्रावधान का प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को अवगत करवाना चाहता हूं कि इसके लिए भूमि का चयन कर लिया गया है तथा शीघ्र ही प्रकरण तैयार कर लिया जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से 1311 करोड़ की लागत से पर्यटन विकास योजनाएं शुरू की जाएगी। इसके अंतर्गत कांगड़ा जिला में 390 करोड़ रुपया, हमीरपुर जिला में 257 करोड़ रुपया, कुल्लू जिला में 229 करोड़ रुपया, शिमला जिला में 123 करोड़ रुपया एवं मंडी जिला में 138 करोड़ रुपया तथा अन्य स्थानों पर 174 करोड़ की लागत से विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पर्यटन सुविधाएं, इलेक्ट्रिक बसेस, वाटर स्पोर्ट्स, थीम पार्क्स, बे साइड एमिनिटीज, हाई एंड फूड कोर्ट्स उपलब्ध करवाने, हेरिटेज साइट्स के सौंदर्यीकरण तथा इको टूरिज्म के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है। इसमें मंडी स्थित शिव धाम का विकास, ग्रीष्म एवं शीतकालीन खेलों को वर्ष सुचारू रूप से आयोजित करने के उद्देश्य से शिमला आइस स्केटिंग रिंक का उन्नयन, मनाली में आइस स्केटिंग एवं रोलर स्केटिंग रिंक का निर्माण इत्यादि सम्मिलित है। अध्यक्ष महोदय, पर्यटन के विकास के साथ हमारी सरकार की यह भी प्राथमिकता है कि अधिक से अधिक स्थानीय युवा इस क्षेत्र में जुड़े और रोजगार प्राप्त करे। इस उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बाकना घाट में पर्यटन और अतिथि क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की जा रही है, जिसकी अनुमानित लागत 68 करोड़ रुपया है। 2023 के अंत तक इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष में पर्यटन तथा अतिथि क्षेत्र में ऐसी स्किलिंग कक्षाएं आरंभ करने की भी मैं घोषणा करता हूं, जिसकी मांग वर्तमान में सर्वाधिक है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का मेडिकल कॉलेजों को वर्ल्ड क्लास मेडिकल टेक्नोलॉजी से लैस करने का लक्ष्य है। इस क्रम में आईजीएमसी शिमला, चमियाना शिमला, टांडा कांगड़ा, हमीरपुर, नाहन, चंबा एवं नेरचौक स्थित मेडिकल कॉलेजों में यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, गायनेकोलॉजी, कार्डियोथोरिक से रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस वर्ष 2023-24 में लगभग 100 करोड़ की राशि इस पर व्यय की जाएगी। यानी कि हम वर्ल्ड क्लास जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है रोबोटिक सर्जरी की, वो सभी कॉलेज में इस वर्ष शुरू कर देंगे। आगामी वित्तीय वर्ष में राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, नाहन एवं चंबा के निर्माणाधीन भवनों का कार्य पूरा करके उनका लोकार्पण कर दिया जाएगा। इससे प्रदेश की जनता को उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेगी। इस पर लगभग 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, प्राय देखा गया है कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के कैजुअलिटी विभाग में एक बिस्तर पर एक से अधिक मरीज पाए जाते हैं। इस कारण मरीजों को अन्य बीमारियां होने की पूरी संभावना रहती है। इस परिस्थिति से निपटने के लिए मैं प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में कैजुअलिटी विभाग को अपग्रेड करके इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट बनाने की घोषणा करता हूं। जब भी कैजुअलिटी में हम जाते हैं तो एक बिस्तर पर 2 आदमी आते हैं, 3 आदमी नजर आ जाते हैं और डॉक्टर एक होता है। तो कैजुअलिटी डिपार्टमेंट का जो हमने इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट बनाया है, इसमें हमने स्टाफ स्ट्रेंथ भी बढ़ा दी है और हर एक स्टाफ नर्सेज की स्टाफ स्ट्रेंथ भी बढ़ा दी है।
सफाई कर्मचारी की स्टाफ स्ट्रेंथ भी बढ़ा दी है और डॉक्टर 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी न दे, इस दृष्टिकोण से इसको आगे बढ़ाया गया है। आने वाले आप कुछ समय में कैजुअलिटी विभाग बिल्कुल बदला हुआ पाएंगे। इस योजना के अंतर्गत लगभग 150 करोड़ की लागत से 50 बिस्तरों की क्षमता के क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का निर्माण किया जाएगा। इस सेवा को 24x सेवा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से उपयुक्त विशेषज्ञ, मेडिकल अधिकारी, स्टाफ, नर्स एवं अन्य कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। मरीजों की संख्या अधिक होने की स्थिति में आसपास के स्वास्थ्य संस्थानों से समन्वय किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक विधानसभा चुनाव क्षेत्र में एक स्वास्थ्य संस्थान को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में व्यवस्था परिवर्तन के साथ अव्यवस्था का आलम है। इसमें भी आप ऐसा मत किया देना कि ये पूर्व सरकार का प्रत्येक विधानसभा चुनाव क्षेत्र में एक स्वस्थ संस्थान को आदर्श स्वस्थ संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें विभिन्न विशेषज्ञों और अन्य स्टाफ सहित 134 तरह की लेबोरेटरी जांच सुविधाएं तथा आवश्यकता अनुसार लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी की MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड और डिजिटल एक्सरे सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में। इन सुविधाओं के चलते स्थानीय निवासियों को जिला अस्पताल अथवा मेडिकल कॉलेजों पर निर्भरता कम हो जाएगी। डॉक्टर राधाकृष्ण मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के साथ कैंसर केयर के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। मैं हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट की स्थापना करने की घोषणा करता हूं। 2023-24 में इसके लिए 50 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। मैं घोषणा करता हूं कि नाहन, चंबा एवं हमीरपुर स्थित मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज आरंभ किए जाएंगे। मैं प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में पैट स्कैन स्थापित करने की घोषणा करता हूं। इसके लिए 50 करोड़ रुपए व्यय किए जाने प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, सभी मेडिकल कॉलेज का मतलब है चाहे 250 लगे। ठाकुर साहब, आप चिंता ना कीजिए, प्रस्तावित है। अगर इसमें 500 करोड़ भी लगाएगा, 1 साल के भीतर हम उपलब्ध करवाएंगे। बजट में ये सारे हम उपलब्ध करवाएंगे। ये व्यवस्था परिवर्तन है, घबराइए मत। मैं प्रदेश के सभी अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों के लिए आवश्यक दवाइयां तथा आधुनिकतम मशीनरी एवं उपकरण की खरीद और उचित मूल्य व समय पर उनकी पूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मैं हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन की स्थापना की घोषणा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, टाइप 1 शुगर से पीड़ित गर्भवती महिलाओं और बच्चों को प्रतिदिन इंसुलेशन इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, जिससे उन्हें किडनी तथा अन्य अंगों के गंभीर संक्रमण का खतरा बना रहता है। मैं घोषणा करता हूं, इन गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को सरकार द्वारा इंसुलिन पंप उपलब्ध करवाए जाएंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल 3,139 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, हाल में आए विभिन्न सर्वे दर्शाते हैं कि कोविड के दौरान विद्यार्थियों की सीखने, पढ़ने तथा लिखने की क्षमता में गिरावट आई है। हमारी सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वचनबद्ध है। इस स्थिति को सुधारने के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करते समय क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट पर ध्यान दिया जाएगा,
ताकि बच्चों के लर्निंग आउटकम में बढ़ोतरी हो सके। शैक्षणिक संस्थानों में जितने भी शिक्षा संस्थान हैं, शिक्षकों के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का मानना है कि और नए स्कूल खोलने या स्कूल अपग्रेड करने के स्थान पर चल रहे स्कूलों में अध्यापकों, पुस्तकालय, लैब सुविधा एवं अच्छे भवनों व खेल मैदानों की सुविधा दी जाए। वर्ष 2021-22 में मैं प्रदेश के 3148 स्कूलों में केवल सिंगल अध्यापक उपलब्ध था, जो कि कुल स्कूलों का 30% था। हाल ही में हमने पाया है कि कई संस्थान ऐसे खोले गए जहां बच्चों की संख्या बहुत कम थी, जिनमें गुणवत्ता शिक्षा दे पाना संभव नहीं था। बच्चों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यवस्था परिवर्तन करना ही होगा। कांग्रेस पार्टी की गारंटियों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए मैं हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की घोषणा करता हूं। इनमें प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की शिक्षा सुविधा के साथ सभी प्रकार की इंडोर एवं आउटडोर खेल सुविधाएं प्रदान की जाएगी। जहां पानी की समुचित उपलब्धता होगी, वहां स्विमिंग पूल का भी प्रावधान किया जाएगा। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए हमारी सरकार चरणबद्ध योजना के तहत 300 करोड़ रुपया व्यय करेगी। प्रदेश के युवाओं को विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हेतु सुविधा देने के लिए मैं प्रदेश के ऐसे ब्लॉक में जहां पुस्तकालय, वाचनालय उपलब्ध नहीं है, मैं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की एक्सेस तथा आवश्यक पुस्तकों सहित पुस्तकालयों का निर्माण करने की घोषणा करता हूं। युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश के महाविद्यालयों में वर्ष में 2 बार रोजगार मेले तथा स्पेशल प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जाएगा। हमारी सरकार स्कूलों में वोकेशनल शिक्षा का विस्तार करेगी। शिक्षा संस्थाओं में पाठ्यक्रम की समीक्षा की जाएगी तथा रोजगार आधारित नवीनतम कोर्स शुरू किए जाएंगे। जो कुछ शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ विषय है पुराने हो चुके हैं, हमारी सरकार उस दिशा में नए कोर्स शुरू करने जा रही है। शिक्षा में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग और गुणवत्ता सुधारने के लिए निम्न प्रस्तावित है। प्रत्येक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, प्रत्येक हिमाचल प्रदेश के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लाइब्रेरी रूम स्थापित किए जाएंगे। 10,000 मेधावी छात्रों के लिए टैबलेट्स दिए जाएंगे। 762 स्कूलों में आईसीटी योजना के अंतर्गत आवश्यक हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर प्रदान किया जाएगा। 17,510 प्राइमरी रेगुलर अध्यापकों के लिए टैबलेट्स दिए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में आज भी 75 साल की आजादी के बाद हमारे बच्चे को अभी भी कई जगह टाट पर बैठते हैं। हमने सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए इस वर्ष जो भी टाट्स पर बैठते 40,000 टेस्ट दिए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, विद्यार्थियों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मैं स्पोर्ट्स हॉस्टल में रह रहे खिलाड़ियों की डाइट मनी को, जो कि 120 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 240 रुपए प्रतिदिन करने की घोषणा करता हूं। शिक्षा क्षेत्र में कुल 8,828 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना हमारी सरकार की प्राथमिकता रहेगी। इसके लिए आवश्यक है कि प्रदेश के युवाओं के लिए कौशल को उन क्षेत्रों में उन्नत किया जाए जिन क्षेत्रों में अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध है। हमारी सरकार द्वारा तकनीकी शिक्षा में क्वालिटी और पाठ्यक्रम को एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड बनाने हेतु 2023-24 से निम्न नए वैल्यू एडिड कोर्स टेक्निकल एजुकेशन, आईटीआई, पॉलिटेक्निकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में शुरू किए जाएंगे। विभिन्न सरकारी संस्थानों में रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा एनालिटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के कोर्स शुरू किए जाएंगे। हाइड्रो इंजीनियरिंग महाविद्यालय बिलासपुर में बीटेक कंप्यूटर साइंस और एंड इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस के कोर्स शुरू किए जाएंगे। आईटीआई घुमारवी, गरनोट, नदौन, सुन्नी, शाहपुर, पालमपुर, शमशी, नाहन, जुब्बल, उन्ना, पड़ोगा, सुंदरनगर एवं नालागढ़ में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मैकेनिक, मेंटेनेंस मैकेनिक, सोलर टेक्नीशियन, ड्रोन टेक्नीशियन, मैक्ट्रॉनिक्स तथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नीशियन के कोर्स शुरू किए जाएंगे। प्रदेश के 11 आईटीआई चंबा, सलियाना, शिमला, शमशी, मंडी महिला, नाहन महिला, सोलन, नालागढ़, राजगढ़, रैल और घुमारवी में कौशल विकास निगम के माध्यम से ड्रोन सर्विस टेक्नीशियन कोर्स चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। विश्व बैंक की स्ट्राइव परियोजना में 12 आईटीआई अर्की, बक्सियाड़, बरठी, भोरंज, बिलासपुर, दिग्गल, मंडी, नैनपुखर, नूरपुर, सलियाना, शिमला तथा उन्ना में सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्नत किया जाएगा। योजना के अंतर्गत 5 अन्य आईटीआई पपलोग, सुन्नी, धर्मशाला, बड़ो एवं सुजानपुर में ऑन ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इन कार्यों पर 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज और 8 पॉलिटेक्निकों में मेरिट योजना को आगामी 5 वर्षों में लागू किया जाएगा। इसके तहत चयनित इंजीनियरिंग कॉलेज व पॉलिटेक्निक अगले 5 वर्षों में क्रमशः 10 करोड़ व 5 करोड़ रुपए प्राप्त करने के पात्र होंगे। कौशल विकास निगम द्वारा ड्रोन क्षेत्र में 500, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में 500 एवं सौर ऊर्जा क्षेत्र में 500 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 5000 स्नातक छात्रों को इंग्लिश एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे प्रदेश के युवा अंग्रेजी भाषा तथा रोजगार कौशल में दक्ष होंगे तथा कर्षक रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। श्रम एवं रोजगार विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग तथा HPKVN के सहयोग से बाजार की आवश्यकता के अनुसार राज्य भर में विभिन्न प्रशिक्षित परिणामित उम्मीदवारों के लिए हर महीने रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में कुल 361 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की गारंटियों में से एक के अंतर्गत महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने का वादा किया गया है। हम अपनी इस गारंटी को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। मैं प्रथम चरण में 2,31,000 महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने की घोषणा करता हूं, जो अभी 1,1150 रुपए की दर से पेंशन ले रही थी, जिस पर हमारी सरकार कुल 416 करोड़ रुपया प्रति वर्ष खर्च करेगी। मैं सभी विधवाओं एवं दिव्यांगजन को पेंशन पाने के लिए आयु सीमा, जो विधवाओं को आयु सीमा, जो और पेंशन लेते हैं उनकी आयु सीमा में, आय की सीमा में खत्म करने की घोषणा करता हूं। इसके लिए ग्राम सभा से अनुमति की शर्त में छूट देने की भी मैं घोषणा करता हूं। इसमें से दोनों वर्गों को लाभ मिलेगा और दिव्यांग जनों राहत भत्ता योजना के तहत 9,000 नए लाभार्थियों को लाभ मिलेगा, जिस पर सरकार 12 करोड़ रुपया अतिरिक्त व्यय करेगी। आगामी वर्ष में मैं 40,000 नए पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की घोषणा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों, अनाथ, अर्धनाथ और विशेष रूप से सक्षम के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना लेकर आई है। इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले 27 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चे, 27 वर्ष की आयु की, अभी तक जो योजनाएं थी वो 18 वर्ष तक की थी, आयु के अनाथ बच्चे चिल्ड्रन ऑफ स्टेट कहलाएंगे तथा राज्य सरकार ही इनके लिए सरकार ही माता, सरकार ही पिता का दायित्व निभाएगी। इस योजना के लिए 101 करोड़ रुपए की राशि के प्रावधान से मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष की स्थापना की गई है। 101 करोड़ के अलावा इसमें तकरीबन 1 करोड़ के लगभग और लोगों की
जो दान है वो उसमें आ चुका है। बच्चों, बेसहारा महिलाओं और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए आश्रय गृहों को आधुनिक सुविधाओं सहित अपग्रेड किया जाएगा अथवा निर्मित किया जाएगा। सुंदरनगर एवं ज्वालामुखी में वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों, विशेष रूप से सक्षम बच्चों और बेसहारा महिलाओं को रहने आश्रय देने के लिए 400 की क्षमता वाले आधुनिक सुविधाओं सहित एकीकृत, जैसे मुख्यमंत्री का कार्यालय और मंत्री के कार्यालय होते हैं वैसे आदर्श ग्राम सुख आश्रय परिसर का निर्माण सुंदरनगर और ज्वालामुखी में किया जाएगा। अनाथ बच्चों के लिए चलाए जा रहे सरकारी गृहों में बेहतर फर्नीचर, कपड़े, बिस्तर, भोजन, अतिरिक्त हाउस मदर्स, गुणवत्ता शिक्षा, कैरियर परामर्श आदि सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अनाथ बच्चों को वर्ष में राज्य के बाहर शैक्षणिक दौरों पर भी ले जाया जाएगा। इसमें हवाई यात्रा तथा वहां 3 स्टार होटल में उनके रहने की व्यवस्था की जाएगी। जो भी अनाथ बच्चे हैं, जिस तरह हम अपने परिवार के बच्चों को लेकर जाते हैं तो बाई एयर उनको सुविधा मिलेगी जिनके माता पिता नहीं है, और 3 स्टार होटल में उनको रहने की सुविधा प्रदान की जाएगी। 18 से 27 वर्ष की आयु वर्ग के अनाथ व्यक्तियों को चाहे कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करना है, बीएससी नर्सिंग, बीटेक, कुछ भी करना है, एमबीए, कुछ भी करना है, को शिक्षा, छात्रावास व कौशल विकास का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। सब चीजें राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी और उनको 4,000 रुपया मासिक हर महीने पेंशन भी दी जाएगी। जेब खर्चे के लिए पैसा भी दिया जाएगा, मानदेय दिया जाएगा। मैं सभी प्रदेशवासियों से अपील करना चाहूंगा कि चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के कल्याण एवं उत्थान के लिए सुख आश्रय कोष में बढ़ चढ़कर योगदान करें। मैं विधवाओं और एकल नारियों को घर बनाने में सहायता के लिए मैं एक नई योजना मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना आरंभ करने की घोषणा करता हूं। 2023-24 में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जहां 100 के करीब होंगे, मैं 7,000 ऐसी महिलाओं को घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके अंतर्गत उन घरों में बिजली, पानी सहित समुचित सुविधाएं भी मुफ्त में प्रदान की जाएगी। मैं प्रदेश के सरकारी संस्थानों में पढ़ रही 18 वर्ष या उससे आयु की 20,000 मेधावी छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने के लिए 25,000 रुपए का उपदान देने की घोषणा करता हूं। इससे न केवल प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने में सहायता मिलेगी, बल्कि लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा। सब्सिडी 25,000, क्योंकि 90,000 की आती है, कई 1 लाख की इलेक्ट्रिकल स्कूटी आती है और 100 किलोमीटर चलती है, 100 से 120, यानी कि बेटी ने अगर स्कूल जाना है तो 10 मिनट में पहुंच जाएगी, कॉलेज जाना है 10 मिनट में पहुंच जाएगी। 20,000 को इस साल, और क्षमता के अनुसार जैसे जैसे मांग आती जाएगी स्कूलों से, इसको बढ़ाया भी जाएगा, क्योंकि हम ग्रीन स्टेट की ओर आगे बढ़ना है। मैं प्रदेश के गरीब परिवारों के बच्चों को जो आवश्यक संसाधनों के अभाव में प्रोफेशनल और तकनीकी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनको इन कोर्सों के लिए हमारी सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके लिए मैं 200 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा करता हूं। इसके माध्यम से जो भी गरीब बच्चों को इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल की पढ़ाई करनी है, एमबीए करनी है, पीएचडी कोर्स करना है, आईटीआई करनी है, पॉलिटेक्निक करना है, बी फार्मेसी करनी है, नर्सिंग करनी है, या आईआईटी में सिलेक्ट हो जाते हैं, आईआईएम में सिलेक्ट हो जाते हैं गरीब बच्चे, वो पैसे के चक्कर में कहीं जगह लोन लेते हैं,
बड़े बड़े 4% के हिसाब से उनको शिक्षा का लोन मिलता है। मैं 200 करोड़ रुपए की घोषणा के साथ इनकी सहायता के लिए 1% दर पर ऋण की व्यवस्था की जाएगी। हमारी सरकार का दृढ़ निश्चय है कि पैसे के अभाव में कोई भी मेधावी गरीब बच्चा उस शिक्षा से वंचित न रह जाए। 1% भी इसलिए रखा गया है ताकि उसे ये लगे कि मैं पढ़ाई अच्छी भविष्य में कर सकता हूं, मैंने लोन लिया। मैं फ्री भी कर सकता था, लेकिन एक जिम्मेवारी उसको एहसास हो कि मुझे पढ़ने के लिए 1% पर हमारी सरकार ने 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इस 200 करोड़ का बजट प्रोविजन होता है, समय के अनुसार माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जानते हैं, इसको बढ़ा भी दिया जाता है। मैं मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन अभियान आरंभ करने की घोषणा करता हूं। इसके लिए अभियान मोड पर एक व्यापक कार्य योजना तैयार की जाएगी। इस अभियान के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में पॉस्को के प्रावधानों के बारे में प्रदेशवासियों विशेषकर बच्चों को जागरूक किया जाएगा। मैं प्रदेश में नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन के दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने व बच्चों और युवाओं में इनके दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता लाने के लिए नशा एवं मादक पदार्थ मुक्त हिमाचल अभियान आरंभ करने की घोषणा करता हूं। ये वो घोषणा है जिसमें आने वाले समय में जहां भी नशा बिकता है और जो नशे के जो सौदागर है, आने वाले वर्षों में इसमें कड़े कानून लाकर सख्ती से पेश आकर जो भी नशे के सौदागर है उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजने के लिए हम कड़े कानून वाला बिल इसी सभा सदन में लाएंगे। सामाजिक सुरक्षा, महिला, बाल एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण के लिए कुल 2,233 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सहयोगी क्षेत्रों की अहम भूमिका है तथा इस पर प्रदेश के 70% कामगार निर्भर है। प्रदेश में कृषि और पशुपालन कठिन व्यवसाय बनते जा रहे हैं। लोगों ने आजकल खेती करना छोड़ दिया है और इस परिदृश्य को बदलने की आवश्यकता है। ये व्यवस्था परिवर्तन है। वर्षों से विभिन्न योजनाओं के द्वारा नकदी फसलों, सब्जी उत्पादन, बेमौसमी फसलों को पहुंची छोटी छोटी योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जाता रहा है, परंतु अभी तक किसानों को पूरा लाभ नहीं मिल पाया है। प्रदेश में कृषि क्षेत्र में के समग्र विकास के लिए मैं क्षेत्र आधारित एकीकृत एवं समग्र कृषि विकास योजना हिमउन्नति को शुरू करने की घोषणा करता हूं। यह योजना क्लस्टर अप्रोच के आधार पर चलाई जाएगी, जिसमें प्रथम चरण में पूरे प्रदेश में क्लस्टर चिन्हित किए जाएंगे। इस नई योजना के अंतर्गत प्रत्येक क्लस्टर में स्थानीय जलवायु, भौगोलिक परिस्थितियों जैसे मुद्दों के प्रकार इत्यादि के आधार पर कम से कम 40 बीघा भूमि शामिल की जाएगी। लाभार्थी परिवारों की आमदनी बढ़ाने के लिए सर्वेक्षण आधारित कार्य योजना तैयार की जाएगी। कृषि और पशुपालन विभाग की सभी वर्तमान योजनाओं को एकीकृत किया जाएगा तथा इस कार्य योजना से जोड़ा जाएगा। प्रदेश में क्षेत्र विशेष की क्षमता के अनुरूप दूध उत्पादन, दालों, मोटे अनाजों, सब्जियां, फलों, फूलों, नकदी फसलों के क्लस्टर और प्राकृतिक कृषि के अलग क्लस्टर बनाए जाएंगे। जायका चरण 2 के सभी सब प्रोजेक्ट भी हिमउन्नति से जोड़े जाएंगे। प्रथम चरण में वर्ष 2023-24 में हिमउन्नति के लिए 150 करोड़ रुपया उपलब्ध करवाए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के अंतर्गत जंगली जानवरों से फसलों की रक्षा के लिए किसानों को जालीदार बाड़ लगाने के लिए भी उपदान दिया जाएगा। जितने भी किसान हैं, सोलर फेंसिंग थी, पर लेकिन जो जालीदार से है, जो नील गाय है निचले क्षेत्रों में, इसमें बड़ा नुकसान होता था, तो हमने उस योजना में ये जालीदार बाड़ लगाने की योजना को भी शामिल किया है। अध्यक्ष महोदय, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के अंतर्गत किसानों को ट्रैक्टर पर 50% उपदान दिया जाएगा।
अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि, पशुपालन, बागवानी तथा मत्स्य क्षेत्र में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से किसानों, एफपीओज, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप्स, एफआईजीज को वित्तीय संस्थानों, बैंकों के माध्यम से जो भी ये हमारे स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने से किसानों के जो एफपीओज बनेंगे 2% की दर से ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा करता हूं। प्रदेश में दूध आधारित अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए हमने अपने घोषणा पत्र में एक गारंटी में ये भी कहा है, प्रदेश में दूध आधारित अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए मैं हिमगंगा नाम से महत्वाकांक्षी योजना आरंभ करने की घोषणा करता हूं। इस योजना के तहत पशुपालकों को दूध की ट्रू कॉस्ट बेस्ड कीमत दिलाई जाएगी और दूध प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की व्यवस्था में गुणात्मक सुधार लाया जाएगा। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दूध उत्पादकों को दूध की कीमतों में क्षेत्रीय तथा मौसमी उतार चढ़ाव से बचाया जाए और विशेष रूप से गरीब वर्ग के लिए दूध उत्पादकों को दूध की उचित कीमत दिलाई जाए। हिमगंगा योजना के लिए मैं 500 करोड़ रुपए की राशि व्यय करने का प्रस्ताव करता हूं। प्रथम चरण में यह योजना प्रदेश के कुछ क्षेत्रों के किसानों, पशुपालकों को जोड़कर पायलट आधार पर शुरू की जाएगी। इसके परिणाम के आधार पर इसका विस्तार प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में किया जाएगा। जहां पशु होते हैं, कृषि वहीं संभव होती है, तो हमने इस योजना को किसान के साथ जोड़कर, क्योंकि गाय पालने का काम किसान ही करता है, जोड़कर 500 करोड़ रुपए का इस वर्ष प्रावधान किया है। पहले हम जो डेयरी प्रोडक्ट्स की टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड क्लास, उसको विकसित करेंगे। प्रदेश के किसानों की आय में वृद्धि हेतु आवश्यकता अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी सभाओं का गठन किया जाएगा। इन सहकारी सभाओं के माध्यम से दूध व उत्पादों का प्रभावी तरीके से विपणन सुनिश्चित किया जाएगा। हिमगंगा योजना को सफल बनाने के लिए प्रदेश में नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे तथा वर्तमान में स्थापित प्लांट अपग्रेड किए जाएंगे। सभी आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। तो ये हम सब चीजें अब ये कर रहे हैं। और पानी भी लेते थोड़ा सा सर। ये 500 करोड़ रुपए उसी के लिए है, जो आपकी सोच है ना, उसी के लिए। एक घंटा हो गया तो कुछ मैं आपको सुना भी देता हूं। नहीं, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको ना बड़ा खुशी अंदर से बहुत हो रही है कि बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं कुछ मिला आसानी से, मगर मेहनत करने पर भी वक्त तो लगता है। यूं तो खूब घिरे होते हैं बादल आकाश में, पर बारिश के गिरने में भी तो वक्त लगता है। देखने में तो सब दिल को भा जाते हैं, पर दिल में उतरने में उन्हें भी वक्त तो लगता है। वक्त तो गुजर जाता है यूं ही वैसे तो, वक्त तो गुजर जाता है यूं ही वैसे तो, पर कभी वक्त गुजारने में भी वक्त तो लगता है। वक्त तो बहुत है हम सबके पास, मगर हर पल को समझने में वक्त तो लगता है। तो ये हर पल समझना आपको पड़ेगा। यूं तो बहुत है जीने की राह, मगर यूं तो बहुत है जीने की राह, मगर मंजिल तक पहुंचने में वक्त तो लगता है। ये विक्रम जी आपके लिए। ये सब फाइनेंस मिनिस्टर शायर ही होते हैं, तो सामने वालों से पूछिए। चिन्हित
पशु हॉस्पिटल्स में बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इसी क्रम में 2023-24 में प्रदेश के 44 मोबाइल वैन्स के माध्यम से पशु चिकित्सा सेवा आरंभ की जाएगी। कांग्रेस सरकार द्वारा 2000 शुरू में की गई दालों व खाद्यान्न तेलों पर दी जा रही अनुदान राशि पर हमारी सरकार आगामी वर्ष में 265 करोड़ रुपया खर्च करेगी। नागरिक आपूर्ति निगम आगामी सीजन में गेहूं की खरीद करेगा। गेहूं खरीद का लक्ष्य 30,000 मीट्रिक टन रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में बागवानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार जागरूक और प्रतिबद्ध है। इसके लिए नई बागवानी नीति लाई जाएगी। अभी बागवानी की कोई नीति नहीं है और जगत सिंह नेगी जी ने जब इस पर चर्चा की कि हमें नई बागवानी नीति लानी चाहिए, जगत सिंह नेगी जी और जो बागवान है यहाँ रोहित ठाकुर जी, हमने एक ऐसी नीति बरागटा जी नंदलाल से बैठकर ला रहे हैं जिससे बागवानों का हित होगा। बागवान आड़तियों के जाल से शिकंजे से छुटकारा उनको मिलेगा। हमारी सरकार 1292 करोड़ रुपए की लागत से आगामी 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश शिवा परियोजना के अंतर्गत 7 जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन एवं ऊना के 28 विकास खंडों में 6000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 2 चरणों में बागवानी का विकास करेगी। इसके अंतर्गत 15,000 से अधिक बागवान परिवार लाभान्वित होंगे। परियोजना के अंतर्गत किसानों की निजी भूमि पर एक फसल एक क्लस्टर अप्रोच में संतरा, अमरूद, अनार, लीची, प्लम, पीकन, नट, परसिमन और आम आदि फलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। परियोजना में 1 करोड़ पौधे रोपित किए जाने का लक्ष्य है। परियोजना के तहत वैल्यू चेन इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करके पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम किया जाएगा। बागवानों के उत्पाद की एचपीएमसी द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। इसके माध्यम से एचपीएमसी के सीए स्टोर्स की बुकिंग के लिए भी सुविधा प्रदान की जाएगी। बागवान घर बैठे एचपीएमसी को बेचे जाने उत्पाद का प्रबंधन कर सकेंगे। व्यवस्था के अंतर्गत बागवान एचपीएमसी द्वारा बेचे जाने वाले उपकरणों एवं अन्य सामग्री की बुकिंग भी करवा सकेंगे। राज्य के किसान बागवानों के फलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु फल क्लस्टर हब विकसित किए जाएंगे, जिनमें हाई डेंसिटी प्लांटेशन एंड माइक्रो इरिगेशन सिस्टम इत्यादि के माध्यम से ड्रैगन फ्रूट, ब्लूबेरी, एवोकाडो आदि नई फसलों की शुरुआत की जाएगी। उद्यान विभाग द्वारा विभिन्न राज्य प्रायोजित योजनाओं में दक्षता लाने के लिए इनका विलय कर इन्हें अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। ये नए फ्रूट लाना भी व्यवस्था परिवर्तन ही है। अब उन चीजों से हमें आगे बढ़ना है। एफपीओ के सहयोग से ग्रेडिंग, पैकिंग हाउस, सीए व कोल्ड स्टोर, सीए स्टोर जो कोल्ड स्टोर है, भाभानगर, किन्नौर, संधासु, चिड़गांव, अणु, जुब्बल, चौपाल, शिमला, जावली, सोलन, सुंदरनगर, मंडी, दत्तनगर, रामपुर, विशार व खड़ा पत्थर शिमले में सीए स्टोर स्थापित किए जाएंगे और इसी वर्ष ये स्थापित किए जाएंगे। एफपीओ का गठन किया जाएगा जिससे बागवानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, जिसके धौन से आर्थिकी को सुदृढ़ किया जा सकता है। इसके लिए फिश फार्मिंग को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से प्रदेश में बैकयार्ड फिश फार्मिंग, केज कल्चर, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम तथा अन्य नई तकनीकों के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ाने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी। निजी क्षेत्र में 20 हेक्टेयर नए मत्स्य पालन तालाबों का निर्माण किया जाएगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए मैं मछली पालन के लिए तालाब निर्माण हेतु, अगर मछली पालन के लिए रणधीर जी जहां भी नदियां हैं, पानी है और जहां भी पानी बहता है, जहां पानी की सुविधा हो जाएगी, अगर एक तालाब बनाने पर अगर 1 करोड़ रुपया खर्चा आता है
तो हमारी सरकार 80 लाख रुपए की सब्सिडी मछली उत्पादक वालों को देगी। 80% उपदान देने की घोषणा करता हूं। 2 करोड़ आता तो 1,60,000 देगी। ये उन क्षेत्रों के लिए है जहां से कुल्लू से नदी बहती है, मंडी के साथ नदी बहती है। कोई युवा बेरोजगार अपनी एक योजना शुरू करना चाहता है मछली पालन से संबंधित, तो वो कांगड़ा के जो हमारे पौंग के साथ लगते हुए इलाके हैं, वहां अगर कोई मछली पालन के क्षेत्र में आगे लाना चाहता है और 1 करोड़ का अपना तालाब बनाता है, तो उसका खर्चा सिर्फ 20 लाख होगा, 80 लाख सरकार वहन करेगी। ये हमारी व्यवस्था परिवर्तन है। मत्स्य पालन, क्योंकि मछली इसलिए इसका सर्वे करवाया गया है। हिमाचल प्रदेश में अधिक मछली हो सकती है क्योंकि पानी की उपलब्धता ज्यादा है। ये रणधीर जी समझते हैं, जो उस कोने में नदी के किनारे रहते हैं ना, वो सब समझते हैं। मत्स्य पालन क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए 100 नई ट्राउट इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। ये नई दिशा में नए बढ़ते हुए कदम है। लघु बायोफ्लॉक मत्स्य पालन इकाइयों, 2 ट्राउट हैचरीज, 3 मछली फीड मिले और 1 बर्फ संयंत्र भी स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में मछली पालन से जुड़े किसानों एवं अन्य व्यक्तियों को प्रशिक्षण की सुविधा के लिए कार्प फार्म गगरेट उन्ना में 5 करोड़ की लागत से एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। इस केंद्र के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 600 मछुआरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले नदीय मछलियों पर आश्रित मछुआरों को 1000 फेंकवा जाल कास्ट नेट उपदान पर आवंटित किए जाएंगे। प्रदेश में लगभग 12,000 परिवार विभिन्न जलाशय, नदियों एवं तालाब इत्यादि में मछली पकड़ने व पालने का कार्य करते हैं। इस क्षेत्र में युवा वर्ग के लिए स्वरोजगार उत्पन्न करने की बहुत संभावनाएं है। 2023-24 में 500 युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार पिछली सरकार द्वारा नवगठित पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत घर बनाएंगे। इसके लिए 2023-24 में 10 करोड़ रुपया उपलब्ध करवाए जाएंगे। हमारी सरकार ग्राम पंचायत के सुचारू ग्राम पंचायतों के सुचारू कामकाज के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी वर्ष में 210 पंचायत सचिव व तकनीकी सहायकों के 164 पद पर एक फिक्स्ड अमाउंट पर भरे जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा कांग्रेस की केंद्र द्वारा शुरू की गई ग्रामीण क्षेत्रों में सुनिश्चित रोजगार देने के लिए सफल और लोकप्रिय योजना है मनरेगा। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने इसकी खूब निंदा की थी। कोविड महामारी में इसी योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से रोजगार उपलब्ध करवाया गया था। मैं प्रदेश के सभी क्षेत्रों में वर्तमान में मिल रही मनरेगा दिहाड़ी को 212 रुपए से बढ़ाकर 240 रुपए करने की घोषणा करता हूं। इसी तरह जनजातीय क्षेत्रों में मिलने वाली दिहाड़ी को 266 रुपए से बढ़ाकर 294 रुपए किया जाएगा। इसमें लगभग 9 लाख मनरेगा मजदूर, जिसमें लगभग 65% महिलाएं हैं, को बढ़ी हुई दिहाड़ी का लाभ मिलेगा। बढ़ी हुई दिहाड़ी पर होने वाला लगभग 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ये जो हमारे घोषणा पत्र में है ना, जो आप कह रहे हैं, उसी दृष्टि में प्रथम चरण में ये पहला कदम है। हम 5 वर्ष के लिए आए हैं, ये पहले बजट के लिए नहीं आए। उस समय तक हम पहुंचेंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार आप कर गए, मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं। ये हालत बदल जाएंगे, तरक्की का तराना भी बदल जाएगा। ये हालत बदल जाएंगे, तरक्की का तराना भी बदल जाएगा। देखते रहो, वक्त के साथ जमाना भी बदल जाएगा। देखते जाइए आगे।
अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी आ रहा है आगे, वो भी आपकी दर्द भी मैं समझ रहा हूं, आ रहा है आगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। इन कार्यों के निरीक्षण के लिए एक सहायक की सेवाएं ली जाएगी। इससे कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी और लगभग 25 से 30 हजार व्यक्ति लाभान्वित होंगे। सभी विभागों की योजनाओं में समन्वय स्थापित किया जाएगा ताकि मनरेगा और अन्य योजनाओं का लाभ सभी वर्गों तक पहुंचे। प्रदेश के 26 विकास खंडों में 132 कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए जाएंगे। इन केंद्रों को